आज के इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतेंदु युगीन गद्य साहित्य और उसके प्रमुख रचनाकारों पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग की शुरुआत संवत 1925 से 1950 के बीच मानी है। 1925 का मतलब है सन 1868। 1868 का महत्व इस दृष्टि से है कि इसी साल भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पहली साहित्यिक पत्रिका कविवचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया था। लेकिन 1950 यानी कि 1893 का इस दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है। आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को बहुत लंबी उम्र नहीं मिली। केवल 35 वर्ष की अवस्था में 1885 में उनका देहावसान हो गया था। लेकिन भारतेंदु ने जो साहित्यिक आंदोलन शुरू किया था, उसका प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद में भी जारी रहा। दरअसल भारतेंदु युग का महत्व इस दृष्टि से भी है कि बहुत सारे भारतेंदु युग के लेखक अपने को भारतेंदु मंडल का लेखक मानते थे, यानी कि वे एक तरह से भारतेंदु से अपनी प्रेरणा लेते थे और भारतेंदु के साथ अपने को जोड़ने में गर्व महसूस करते थे। उनमें प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट आदि बहुत सारे लेखक थे। तो इस तरह से ये सभी लेखक मिलकर एक तरह से भारतेंदु मंडल का निर्माण करते थे। भारतेंदु युग की विशेषता यह है कि इस युग के अंदर हिंदी में बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। भारतेंदु युग के लगभग सभी प्रमुख लेखकों ने पत्रिकाएं निकाली। खुद भारतेंदु ने कविवचन सुधा का प्रकाशन किया। 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन शुरू किया। बाद में बाला बोधिनी नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण नाम से पत्रिका निकालते थे। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के नाम से पत्रिका निकालते थे। राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु के नाम से उन्होंने पत्रिका निकाली। इसके अलावा भी और बहुत सारी पत्रिकाएं उस जमाने में निकलती थी और उस समय का साहित्य इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित होता था। आप जानते हैं कि पत्र पत्रिकाओं में गद्य लेखन की बहुत आवश्यकता होती है, लेखों की भी और लेखों से इतर और बहुत सारी विधाओं की भी। इन विधाओं पर बातचीत करने से पहले हम इस युग की कुछ विशिष्टताओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं कि यह जो समय था, इस समय तक हिंदुस्तान में लगभग हर हिस्से में अंग्रेजी राज्य कायम हो चुका था। अंग्रेजी संस्थाएं थी, शिक्षा संस्थाएं थी और उन शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से नई तरह की शिक्षा जो है वो प्राप्त की जा रही थी। एक नया शिक्षित मध्य वर्ग जिसे अंग्रेजी की जानकारी थी वह उभर कर सामने आ चुका था और उनके माध्यम से यूरोपीय साहित्य जो है वो भी उनको पढ़ने को मिल रहा था अंग्रेजी के माध्यम से। स्वयं अंग्रेजी का साहित्य भी और अंग्रेजी से इतर जो यूरोपीय भाषाएं थी उनका साहित्य भी उन्हें पढ़ने में को मिल रहा था और इससे जाहिर है कि उन्हें प्रेरणा मिल रही थी नए तरह का लेखन करने की। लेकिन उन्हें इस बात की भी प्रेरणा मिल रही थी कि वे यह पता लगाते कि भारत में, भारतीय भाषाओं में, संस्कृत में और दूसरी भाषाओं में जो लेखन हुआ था, जो साहित्य लिखा गया था, उस साहित्य का क्या महत्व है। तो इस दृष्टि से यह युग जो है साहित्यिक हलचलों से भरा हुआ युग है। हर एक लेखक जो इस युग का प्रमुख लेखक है, स्वयं भारतेंदु सहित, उन्होंने दूसरी भाषाओं से बहुत सारे अनुवाद किए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संस्कृत से बहुत से अनुवाद किए, बंगला से अनुवाद किए, अंग्रेजी से अनुवाद किए और इसी तरह से बालकृष्ण भट्ट ने किए और राधाचरण गोस्वामी ने, दूसरे बहुत सारे लेखकों ने अनुवाद किए और उस अनुवाद के द्वारा उन्होंने हिंदी को समृद्ध करने का, साहित्य के माध्यम से या साहित्यिक कृतियों के माध्यम से
हिंदी को समृद्ध करने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। भारतेंदु का युग जो है वो गद्य साहित्य के लिए खास तौर पर पहचाना जाता है। गद्य की 3 प्रमुख विधाओं में इस युग में सबसे ज़्यादा लेखन हुआ। नाटक, इस युग के लगभग सभी लेखक उन्होंने नाटकों की जरूर रचना की। उसके अलावा निबंध साहित्य काफ़ी लिखा गया, और तीसरा जो है उपन्यास इस दौर में काफ़ी लिखे गए। तो इस दृष्टि से देखें तो ये 3 विधाओं में सबसे ज़्यादा लेखन हुआ। कविता तो जाहिर है कि लिखी जा रही थी, जिसकी चर्चा हम एक अलग कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन ये जो गद्य लेखन हो रहा था, ये गद्य लेखन ये नाटक तो भारत में पहले भी खेले जाते रहे हैं, लिखे जाते रहे हैं। संस्कृत में बहुत सारे नाटक खेले गए हैं। संस्कृत का नाट्य शास्त्र जो है या नाट्य संबंधी विचार है वो काफ़ी प्रौढ़ किस्म का है। लेकिन ये जो नए नाटक लिखे जा रहे थे हिंदी में, ये अंग्रेजी से प्रभावित थे, और अंग्रेजी नाटकों को पढ़कर उन्हें प्रेरणा मिली थी हिंदी में भी नाटक लिखने की। उन्होंने उस दौर में बंगला से बहुत सारे नाटकों का अनुवाद हिंदी के लेखकों ने किया था, और इसी से उन्हें यह भी प्रेरणा मिली कि जो संस्कृत के पुराने नाटक हैं, कालिदास के, भवभूति के या दूसरे लोगों के, शूद्रक के, इन नाटकों की भी जो है अनुवाद करके उसे हिंदी पाठकों तक पहुंचाना चाहिए। तो नाटक एक तरह से बहुत ही प्रमुख विधा थी। निबंध का जहाँ तक सवाल है, वो पत्र पत्रिका के लिए लेख और निबंध की बहुत आवश्यकता होती है, और इस दृष्टि से इस दौर के जो लेखक थे उन्होंने निबंध भी बहुत सारे लिखे, तरह तरह के लेख लिखे। खुद भारतेंदु ने बहुत सारे विषयों पर बहुत कुछ लिखा, इतिहास पर लिखा उन्होंने, राजनीति पर लिखा, और बहुत सारे विषयों पर लिखा, धर्म पर लिखा। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो निबंध भी एक महत्वपूर्ण विधा थी। ये ध्यान रखें कि निबंध और एक अलग अलग चीज़ है। निबंध एक साहित्यिक विधा है जिसमें लेखन की शैली और उसकी कलात्मकता, उसके शिल्प का, उसकी भाषा का खास तौर पर महत्व होता है। वहाँ केवल जो कहा जा रहा है निबंध के माध्यम से, उस कहे से ज़्यादा उसके कहने के ढंग का, उसके अंदाजे बयां का महत्व ज़्यादा होता है, जबकि लेख में जो बात कही जा रही है उसका ज़्यादा महत्व होता है। तो ये फ़र्क हमें ध्यान रखना होगा। लगभग उस दौर के जितने भी निबंधकार हैं उन्होंने लेख भी लिखे और निबंध भी लिखे। तीसरी विधा जो है महत्वपूर्ण, वो है उपन्यास। उपन्यास काफ़ी लिखे गए। जैसा कि आप जानते हैं कि उस दौर में जो पहला उपन्यास लिखा गया वो लिखा गया था गोरीदत्त द्वारा, देवरानी जेठानी की कहानी। यह 1870 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद में वामा शिक्षक नाम का एक उपन्यास 2 लेखकों ने मिलकर लिखा था, और उसके बाद में भाग्यवती नामक उपन्यास लिखा था श्रद्धाराम फिल्लोरी ने। तो इस तरह से ये 3 उपन्यास जो है हिंदी के आरंभिक उपन्यास है। गोरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक और भाग्यवती। उसके बाद में परीक्षा गुरु नाटक लिखा गया, और दूसरे बहुत सारे नाटक लिखे गए। तो इस नाटक नहीं, उपन्यास लिखे गए। तो ये इन उपन्यास विधा का भी एक तरह से कहना चाहिए कि काफ़ी विकास हुआ। तो जैसा मैं कह चुका हूँ, नाटक, निबंध और उपन्यास, इन 3 विधाओं में लेखन हुआ, और इन 3 विधाओं में लेखन के द्वारा हिंदी का गद्य साहित्य समृद्ध हुआ। कुछ विधाओं में बहुत मामूली सी शुरुआत हुई। इन मामूली शुरुआत में जैसे कि कहानी, जैसे इस दौर में कोई महत्वपूर्ण कहानी नहीं लिखी गई। 1803 में इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी नाम से एक कहानी लिखी थी, लेकिन वो बहुत आरंभिक प्रयास था। भाषा की दृष्टि से उसका महत्व ज़्यादा था,
लेकिन उसे हम कहानी की शुरुआत नहीं मान सकते। कहानी लिखने की परंपरा भारत में पहले से भी थी, लेकिन जिस आधुनिक कहानी शॉर्ट स्टोरी की हम बात करते हैं, वो शॉर्ट स्टोरी जो है उसके लिखन की शुरुआत एक तरह से 1900 के बाद ही हुई, और उसकी चर्चा द्वितीय युग के अंतर्गत आमतौर पर की जाती है। जहाँ तक आलोचना का सवाल है, आलोचना की शुरुआत भारतेंदु युग में हुई, लेकिन बहुत आरंभिक रूप में। खुद भारतेंदु ने नाटक नामक एक सैद्धांतिक पुस्तक लिखी थी, नाटकों के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया था। और दूसरा जो प्रमुख काम हुआ आलोचना का, व्यवहारिक आलोचना का, वो यह कि लाला श्रीनिवास दास ने जो नाटक लिखा था संयोगिता संयोगर, जो उनका एक प्रमुख नाटक था, उसकी समीक्षा दो उनके समकालीन दो लेखकों ने की थी, एक चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने और एक बालकृष्ण भट्ट ने, और वो दोनों प्रकाशित हुई थी। और संयोगिता संयोगर पर एक तरह से यह जो समीक्षाएं लिखी गई वो हिंदी की पहली व्यवहारिक समीक्षा या व्यवहारिक आलोचना के उदाहरण माने जा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस दौर के अंदर जो गद्य लिखा गया, वो गद्य में नई विधाएं हमारे सामने आती है। खास बात यह है कि ये जो साहित्य लिखा गया, इस साहित्य के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत देती है। अब तक आप जानते हैं कि रीतिकाल तक साहित्य के तीन प्रमुख विषय थे, भक्ति, रीति और नीति। लेकिन इस युग में पहली बार हम देखते हैं कि लेखक अपने समय और समाज के बारे में लिख रहा था। वो अपने समय और समाज के बारे में लिख रहा था। पहली बार उसके सामने पूरा राष्ट्र की तस्वीर थी। वह चाहता था कि वो अपने देश के बारे में लिखे, अपने समाज के बारे में लिखे, समाज की कमजोरियों के बारे में लिखे, लोगों को एकजुट होने के बारे में लिखे, उन बुराइयों के बारे में लिखे और उसके प्रति लोगों को सचेत करे। जैसे समाज सुधार के जो आंदोलन चल रहे थे, उससे लेखक भी प्रभावित थे। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिखा जिसमें उन बुराइयों का विरोध किया गया था। उदाहरण के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दूरदर्शन देख सकते हैं, हम अंधेर नगरी नामक नाटक देख सकते हैं। इसी तरह से जो उपन्यास लिखे गए, भाग्यवती को देख सकते हैं, देवरानी जेठानी को देख सकते हैं, जिसमें स्त्री शिक्षा पर खास तौर पर बल दिया गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उन्होंने अपने समय के समाज का यथार्थ चित्रण करने की कोशिश की और उस पर अपना लेखन किया। समाज सुधार के जो आंदोलन चल रहे थे उससे प्रभावित होकर उन्होंने लेखन किया और समाज को बदलने के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने जिन जनता के बीच में जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारा था, उसको भी उससे ऊपर उठकर एकजुट होने के लिए भी आवाज़ उठाई। तो इस तरह से भारतेंदु के युग में बहुत सारी चीज़ें पहली बार एक तरह से कहना चाहिए कि साहित्य में आ रही थी। साहित्य में पहली बार समाज आ रहा था। साहित्य में अब धर्म केंद्र में नहीं था, बल्कि मनुष्य केंद्र में था, मनुष्य की चिंताएं केंद्र में थी। और उसके लिए जो नया माध्यम बना वो गद्य साहित्य था, गद्य की विधाएं थी, और उन गद्य की विधाओं के माध्यम से वे लेखन कर रहे थे। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो इस युग का जो गद्य साहित्य है, उस साहित्य के विषय आम तौर पर भक्ति, रीति, श्रृंगार, नीति ये सब नहीं है, बल्कि अपने समय का यथार्थ है। अंतिम बात जो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है कि भारतेंदु युग के लेखक जो थे, हालांकि 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने लेखन शुरू किया था, तो इस दृष्टि से उनके अंदर पस्ती होनी चाहिए थी, उनमें निराशा की भावना होनी चाहिए। लेकिन हम इसके विपरीत देखते हैं कि भारतेंदु के लेखक जो हैं वो बहुत ही जिंदा दिल थे, उनके अंदर बहुत जोश था, उनके अंदर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। वो जो बात सीधे तौर पर नहीं कह सकते थे, उन्हें व्यंग्य के माध्यम से कहते थे, और उनका व्यंग्य बहुत ही तीखा होता था। तो इस दृष्टि से हम देखें तो यह युग जो है
साहित्यिक लेखन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लेखन है। और उन्होंने हिंदी भाषा को अपने तरीके से समृद्ध करने की कोशिश की। अब हिंदी भाषा जो है एक रूप, एक आकार ग्रहण कर रही थी। उसके अंदर रचनात्मकता की जो संभावनाएं थी, उस संभावनाओं को इस युग के लेखक टटोल रहे थे। जो इस दौर के प्रमुख गद्यकार हैं, प्रमुख गद्य लेखक हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, चौधरी बद्रीनारायण प्रेम घन, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास और जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि, जो राधा कृष्ण दास आदि, जो बहुत सारे लेखक हैं, इन सब ने क्या क्या लिखा है इसकी भी हम थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। प्रमुख रचनाकार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, तो हम इस पर आगे बात करेंगे। हमने जो चर्चा की है उसमें मैंने जैसा बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इस युग के सबसे प्रमुख रचनाकार हैं। वो केवल रचनाकार नहीं थे, बल्कि उस पूरे युग का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से बहुत सारे लेखकों को आकृष्ट किया था। उनमें दरअसल एक लेखक, एक रचनाकार की ही क्षमता नहीं थी, बल्कि वो एक सांस्कृतिक नेता भी थे, अपने युग के एक बहुत ही प्रमुख व्यक्तित्व थे। और इसलिए हम एक तरह से इस युग के केंद्रीय व्यक्तित्व भारतेंदु हरिश्चंद्र को मान सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जिन्हें बहुत कम समय मिला था साहित्य लेखन का, उन्होंने लिखा बहुत। उन्होंने नाटक लिखे, लेख लिखे, निबंध लिखे, कविताएं लिखी और तरह तरह की कविताएं लिखी। तो हम इस गद्य साहित्य की चर्चा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के गद्य साहित्य की चर्चा करेंगे। सबसे पहले नाटक के बारे में। भारतेंदु ने नाटक लिखे बहुत सारे, उन्होंने नाटकों के अनुवाद किए। उनके जो प्रमुख नाटक हैं उनमें वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, प्रेम योगिनी, विशस्य विषमोषधम, भारत दूरदर्शा, नील देवी, अंधेर नगरी आदि। ये सभी नाटक वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत दूरदर्शा और नील देवी और अंधेर नगरी, ये नाटक काफ़ी उत्कृष्ट कोटि के हैं। अंधेर नगरी तो अब भी खेला जाता है, और वो नाटक इस तरह का है जिसमें अपने अलग अलग समय को, जैसे लिखा तो वो 1881 में गया था, और जैसा कि बताते हैं कि केवल एक बैठक में, एक रात में उन्होंने पूरा का पूरा नाटक लिख दिया था। लेकिन इस नाटक की विशेषता यह है कि यह नाटक अब भी खेला जाता है, और आज के हालात को भी कहना चाहिए कि उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता है। तो अंधेर नगरी बहुत ही एक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इसी तरह से भारत दूरदर्शा नाटक है, और उसमें भी बहुत तरह के प्रयोग हैं। भारत दूरदर्शा में उन्होंने मनुष्य की प्रवृत्तियों को उसके पात्र बनाए हैं। आलस्य है उसमें, क्रोध है उसमें, बहुत सारे चीज़ें हैं, और उसके माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन ये दोनों नाटक जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य जो था उसकी तीखी आलोचना भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और इसके साथ साथ उसमें ये भी है कि खुद भारत के लोगों के अंदर जो कमजोरियां हैं, उस कमजोरियों पर भी वो एक तरह से प्रहार करते हैं, और इस दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। अंधेर नगरी जो है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, इसका पूरा शीर्षक है। और इसके माध्यम से एक ऐसी शासन व्यवस्था की उन्होंने आलोचना प्रस्तुत की थी जो विवेक पर आधारित नहीं है। जहाँ अंधेर नगरी है, जहाँ शासन व्यवस्था ऐसे राजा के हाथ में है जिसके अंदर शासन करने की क्षमता नहीं है, तो उसकी जो तीखी आलोचना है वो उस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारे नाटकों के अनुवाद भी किए। उनके जो अनुदित नाटक हैं उनमें सत्य हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि ये भी अनुदित नाटक है। हालांकि कुछ लोग इस सत्य हरिश्चंद्र को जो है उनका अपना नाटक मानते हैं। इस संदर्भ में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि दरअसल
उस जमाने के अंदर जो नाटकों के या किसी भी साहित्यिक रचना का अनुवाद किया जाता था दूसरी भाषाओं के साहित्य का, तो उसमें कई बार लेखक उस मूल लेखन के बारे में कोई संकेत नहीं करता था, और इसके कारण ये भ्रम होता था कि ये शायद जिसने अनुवाद किया उसका अपना है। दूसरी चीज़ ये होती थी कि अनुवाद में वो काफ़ी स्वतंत्रता लेते थे, उसमें बहुत सारे परिवर्तन अपनी मर्जी से कर लेते थे। तो ये जो तरीका था, इस तरीके का कारण कई बार भ्रम की स्थिति पैदा होती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ ही लाला श्रीनिवास दास उस दौर के एक और प्रमुख नाटककार हैं, और उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, पौराणिक विषयों पर लिखे, समकालीन विषयों पर लिखे। उनका तप्ता संवरण और संवरण नामक तप्ता संवरण नामक एक नाटक था। एक रणधीर प्रेम मोहिनी नामक नाटक था जिसमें प्रेम कथा थी, और वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और काफ़ी पढ़ा गया था। इसी तरह से संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक था जिसकी चर्चा मैं इस संदर्भ में कर चुका हूँ कि उन्होंने इस नाटक पर बालकृष्ण भट्ट और प्रेम घन ने समीक्षा भी लिखी थी। प्रताप नारायण मिश्र ने भी बहुत सारे नाटक लिखे, जिसमें कलिकोतुक रूपक, संगीत शकुंतला, भारत दुर्दशा नाम का नाटक प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा था। बालकृष्ण भट्ट ने भी, और राधाचरण गोस्वामी ने, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन ने, इन्होंने भी बहुत सारे नाटक लिखे, और वो नाटक खेले भी गए, बहुत कई सारे नाटक खेले गए। यहाँ मैं एक बात भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहना चाहूँगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र केवल नाटक लिखते नहीं थे, वो नाटक खेलते भी थे। उन्होंने एक नाटक मंडली भी बना रखी थी, वो नाटक खेलते भी थे और नाटक में अभिनय भी करते थे। तो इस तरह से वो नाटकों के लेखक भी थे, नाटकों का मंचन भी करते थे और नाटकों में अभिनय भी करते थे। और इस तरह से कहना चाहिए कि रंगमंच को प्रोत्साहित करने में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों के अलावा दूसरी विधा जिस पर गद्य में लिखा वो था निबंध। निबंध उन्होंने काफ़ी लिखे, बहुत अधिक तो नहीं कह सकते क्योंकि निबंध से ज़्यादा उन्होंने लेख लिखे। उन्होंने इतिहास संबंधी लेख लिखे, उन्होंने धर्म संबंधी, राजनीति संबंधी बहुत सारे विषयों पर लेख लिखे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारे निबंध भी लिखे। इस युग के निबंधों की जो विशेषता है वो यह है कि उनके अंदर निबंधों के विषय जो है वो तरह तरह के विषय लेते थे, बहुत ही मौलिक किस्म के। जैसे द पर कोई लेख है तो धोखा पर लेख है, तो कोई और किसी विषय पर लेख है। कुछ ऐसे काल्पनिक विषयों पर भी इन लोगों ने लिखा, जैसे स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन भारतेंदु का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है निबंध है, और उसमें उन्होंने यह कल्पना की है कि वहाँ पर केशव चंद्र सेन और स्वामी दयानंद सरस्वती दोनों मृत्यु के बाद में स्वर्ग में पहुँचे, और स्वर्ग में पहुँचने के बाद में वहाँ पर क्या हालत हो जाते हैं उसका एक काल्पनिक चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। उसके माध्यम से उन्होंने समाज सुधार के आंदोलन में जो विभिन्न तरह की प्रवृत्तियाँ थी, उन विभिन्न तरह की प्रवृत्तियों की भी उन्होंने उसका खाका खींचा। वो उसमें हास्य भी है, उसमें व्यंग्य भी है, और उसमें विनोद का भाव भी है। इसी तरह से राधाचरण गोस्वामी ने यमलोक की यात्रा नामक एक लंबा निबंध लिखा, और उसमें भी इसी तरह की कल्पनाशीलता थी। तो इस तरह के बहुत सारे निबंध लिखे। प्रताप नारायण मिश्र जो है, आप, धोखा, इस तरह के विषयों पर वो लिखते थे, और उनमें बहुत जिंदा दिली थी। जैसा मैंने कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के, भारतेंदु युग के लेखकों की विशेषता उनकी जिंदा दिली थी, व्यंग्य करने की क्षमता थी, और वो व्यंग्य अपने समय के जो शासक थे अंग्रेज, उनकी भी आलोचना करते थे, और साथ ही साथ वो स्वयं भारत की जो
भारत के लोगों के अंदर जो कमजोरियां थी उसकी भी आलोचना करते थे और स्वयं अपनी भी आलोचना करने की उनके अंदर क्षमता थी। तो इस तरह से निबंध उस युग की एक प्रमुख विधा है। और इनके अलावा भी बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने निबंध लिखे। राजा शिव प्रसाद सितारे, हिंद का राजा भोज का सपना, जिसे आमतौर पर कहानी भी मान लिया जाता है, लेकिन वो वस्तुतः बहुत सारे लोगों के विचार में वो एक निबंध ही है। तो निबंध इस दूसरी विधा है। तीसरी विधा जो प्रमुख है, जिसके जो प्रमुख लेखक हैं उनमें उपन्यास जो है, उपन्यास में मैं बता चुका हूँ कि गौरीदत्त ने 1870 में, जो भारतेंदु का युगी है, उन्होंने देवरानी जेठानी का की कहानी नामक उपन्यास लिखा था। उपन्यासों के संदर्भ में खास बात ध्यान देने की है कि शुरुआत में जो उपन्यास लिखे गए, चाहे वो देवरानी जेठानी की कहानी हो, चाहे भाग्यवती हो, चाहे वामा शिक्षक हो, इन सबों में समाज सुधार को विषय बनाया गया, खास तौर पर स्त्री को। स्त्री शिक्षा का महत्व कितना अधिक है उसे इस दौर के इन उपन्यासकारों ने रेखांकित किया। भाग्यवती नामक जो उपन्यास है श्रद्धाराम फिलोरी का, उसमें भाग्यवती एक शिक्षित स्त्री होती है, और न केवल शिक्षित स्त्री होती है बल्कि उसके अंदर स्वावलंबी होने की क्षमता भी है। तो एक तरह से एक नई तरह के आदर्श प्रस्तुत किए जा रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि इस दौर के अंदर जो उपन्यास लिखे गए वो औपन्यासिक कला की दृष्टि से शायद बहुत प्रभावशाली नहीं माने जाएंगे या बहुत कमज़ोर माने जाएंगे, क्योंकि उनका मकसद जो है समाज को सुधारना था, उपदेश देना था, लोगों को प्रेरणा देना था अपने बदलाव के लिए। लेकिन वो शायद उपन्यास कला की अभी तक उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी। इसके बाद में जो दूसरे उपन्यास लेखक हैं उनमें राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उस दौर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसी तरह से बालकृष्ण भट्ट ने सौ अजान एक सुजान नाम का उपन्यास लिखा था। नूतन ब्रह्मचारी भी लिखा था। निस्सहाय हिंदू नाम का उपन्यास राधा कृष्ण दास ने लिखा था। उस दौर में किशोरी लाल गोस्वामी जो है वो एक और प्रमुख उपन्यासकार थे और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। इसी तरह से गोपाल राम गहमरी जो थे वो उन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे, और उन्होंने जासूसी उपन्यासों को करीबन बताते हैं कि 200 जासूसी उपन्यास लिखे थे, और गोपाल राम गहमरी के उपन्यास काफ़ी पसंद भी किए जाते थे। लेकिन उपन्यासों के क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो था तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास लिखने वाले देवकी नंदन खत्री द्वारा। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति के नाम से ये और भूतनाथ, और उसके अलावा भी बहुत सारे उपन्यास वो लिखे उन्होंने, और वो इतने लोकप्रिय हुए कि कहा जाता है कि इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन तीनों विधाओं के जो प्रमुख लेखक हैं वो इन प्रमुख लेखकों ने एक तरह से इन साहित्यिक विधाओं को काफ़ी समृद्ध किया। और अगर हम हिंदी के विकास पर, हिंदी साहित्य के विकास पर ध्यान दें तो भारतेंदु युग के इस योगदान को और उनके खास तौर पर गद्य साहित्य के योगदान को कभी नहीं भूल सकते। वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और उसने आधुनिक हिंदी साहित्य की एक तरह से ठोस बुनियाद रखी थी।